अरहर में बांझ रोग का निदान। ग्रीन हाउस की छत पर एकत्रित ओस की बूंदों से पेयजल। अरहर हमारे देश की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। अरहर की दाल की मांग बाजारों में हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण उपज में कमी या बढ़ोतरी का प्रभाव सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ता है। अरहर की पैदावार कम होने के कारणों में बांझ या बंध्यता मोज़ेक रोग प्रमुख कारणों में से एक है। इसकी रोकथाम से किसान भाई उपज सुरक्षित कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में अरहर की फसल को बीमारियों की वजह से भारी नुकसान होता है। देश के लगभग सभी प्रदेशों में इन रोगों में से एक बांझ या बंध्यता मोज़ेक रोग का प्रकोप पाया जाता है। ये एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो एक पौधे से दूसरे पौधे और व्यापक स्तर पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक फैलता है। इस रोग से निपटने के लिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने शोध कार्यों द्वारा बचाव के उपाय विकसित किए हैं। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां हल्के हरे रंग की हो जाती हैं। रोगी पौधे स्वस्थ पौधों की तुलना में हल्के हरे व पीले रंग के दिखते हैं। रोगी पौधों की पत्तियां आकार में छोटी एवं पतली होती हैं। इसके साथ ही पत्तियों पर हल्के हरे व गहरे धब्बे या चित्तियां पड़ जाती हैं। अन्य पहचान के तौर पर रोगी पौधे में स्वस्थ पौधों की तुलना में ज्यादा शाखाएं निकल आती हैं। स्वस्थ पौधों के पकने के बाद भी रोगी पौधे लंबे समय तक हरे बने रहते हैं। रोगी पौधे में फल फूल नहीं लगते, इसलिए इसे बांझ कहा जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अरहर बोए जाने वाले खेत के आसपास अरहर के पुराने तथा अपने आप उगे पौधों को नष्ट कर देना चाहिए। इसका कारण ये है कि ये संक्रामक रोग इसी प्रकार के माध्यमों से फैलता है। रोगी पौधों को खेत से उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। रोग से बचाव के लिए फसल चक्र अपनाकर रोग चक्र तोड़ा जा सकता है। रासायनिक नियंत्रण के तौर पर अरहर के 1 किलोग्राम बीज को फ्यूडारान 3G कार्बोफ्यूरॉन 3 ग्राम से उपचारित करना चाहिए। फसल की प्रारंभिक अवस्था में कैलथेन, मोरेस्टान और मेटासिस्टोक्स के 0.1% का छिड़काव रोग नियंत्रण में काफी कारगर होता है। अरहर को रोग मुक्त रखने के लिए सबसे सुरक्षित एवं सुलभ उपाय है रोग रोधी प्रजातियों का प्रयोग करना, जैसे पूसा 9, आजाद, बहार, मालवीय अरहर, शारदा तथा PT 012 इत्यादि। बारिश की पानी की तुलना में ओस से प्राप्त होने वाला जल काफी कम होता है, परंतु पेयजल की भारी कमी वाले क्षेत्रों में ओस की बूंदों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन वरदान से कम नहीं है। इसके लिए उचित तकनीक विकसित की गई है। विषम जलवायु परिस्थितियों में मनचाही फसल उगाने के लिए ग्रीन हाउस का चलन बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस विशेष रूप से सब्जियों और फल फूल के पौधों की उचित वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। इसकी अनेक उपयोगिताओं में एक ये भी है कि इसकी छत से ओस की बूंदों को एकत्रित कर पेयजल के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। ये विधि पेयजल की समस्या वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने शोध कार्य द्वारा तकनीकें विकसित की हैं। इस विधि में उपकरण को सही स्थान पर स्थापित कर वातावरण में विद्यमान नमी को संघनन प्रक्रिया द्वारा ओस की बूंदों के रूप में पानी इकट्ठा किया जाता है। कच्छ में बने एक ग्रीन हाउस की छत से ओस को एकत्रित कर एक साल में 1190 लीटर जल प्राप्त किया जा चुका है। कच्छ में ओस गिरने का क्रम सामान्यतः सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होता है। ये क्रम मई के प्रथम सप्ताह तक चलता है। इस तरह लगभग 8 महीने ओस से जल की प्राप्ति की जा सकती है। ये देखा गया है कि अक्टूबर व मार्च अप्रैल में ओस अधिक मात्रा में गिरती है। ग्रीन हाउस की छत के दोनों झुके हुए किनारों के नीचे एक दिशा में झुकी हुई नली के माध्यम से रिश्ते ओस को एकत्रित किया जाता है। जांच एवं फिल्टर द्वारा साफ होने के बाद ये प्राप्त जल पीने योग्य हो जाता है। इस विधि का लाभ उठाकर पेयजल की समस्या से निपटा जा सकता है। केरल और तमिलनाडु में कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में खेतों में पानी भरने की संभावना है। किसान खेतों से फालतू पानी को निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहने पर पक चुके धान की कटाई करना बेहतर रहेगा।
वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी किसान पक चुके धान की कटाई कर लें। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में पक चुकी खरीफ मूंगफली और धान की कटाई करना अच्छा रहेगा। इन इलाकों में अरहर में सिंचाई का ध्यान रखें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में भी पक चुके धान की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर में सरसों और गेहूं की बुआई करना बेहतर रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में आलू और प्याज की बुआई कर लें। साथ ही यहाँ गेहूं की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। उत्तर पश्चिम भारत में सरसों की बुआई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में रबी की ज्वार और सूरजमुखी की बुआई करना जारी रखें। तमिलनाडु में सूरजमुखी की CO4 किस्म लगाना बेहतर रहेगा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों में सरसों की बुआई करना बेहतर रहेगा। किसान यहाँ सरसों की रोहिणी, क्रांति, कृष्णा और वरदान किस्मों की बुआई कर सकते हैं। वहीं राजस्थान के पूर्वी मैदानी इलाकों में सरसों की उन्नत किस्में लगाई जा सकती हैं। यहाँ किसान सरसों की BIO 902, T59 और पूसा बोल्ड किस्म लगा सकते हैं। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी भाग में गन्ने की बुआई करना बेहतर रहेगा। वहीं ओडिशा के पश्चिमी इलाकों में सरसों की बुआई और रबी की मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान खेतों को जोतकर समतल कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में केले और पपीते की बुआई करना बेहतर रहेगा। वहीं ओडिशा के उत्तर पूर्वी इलाकों में केले की फसल लगा सकते हैं। मणिपुर में किसान पपीते की बुआई कर सकते हैं। गुजरात में किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। वहीं बिहार के दक्षिणी हिस्से में तोरिया की बुआई करना बेहतर रहेगा। कृषि मंत्रालय ने रबी की बुआई के साप्ताहिक आंकड़े जारी कर दिए हैं। अक्टूबर के पहले 3 सप्ताह में देश में काफी कम बारिश हुई। शायद इसी का असर रबी बुआई के शुरुआती दौर पर पड़ा हो। वैसे पिछले 15 दिनों से देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। इससे बुआई में मदद मिलनी चाहिए। रबी की बुआई अभी जारी है और अभी कई सप्ताह जारी रहेगी। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 6 नवंबर 2015 तक की बात करें तो कुल 83,95,000 हेक्टेयर पर रबी की बुआई हो चुकी थी, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 3.8% यानी 3,32,000 हेक्टेयर कम है। पिछले साल 6 नवंबर तक 87,27,000 हेक्टेयर पर खरीफ की बुआई की गई थी। ये कमी मोटे अनाज को छोड़ रबी की हर प्रमुख फसल में देखी जा रही है। सबसे ज्यादा 45.45% कमी धान में है। पिछले साल 6 नवंबर 2014 तक कुल 22,000 हेक्टेयर पर धान की बुआई और रोपाई हुई थी। इस साल ये रकबा 12,000 हेक्टेयर ही है। गेहूं के रकबे में करीब 38.26% की कमी है। पिछले साल इसी अवधि तक कुल 4,47,000 हेक्टेयर पर गेहूं बोया गया था, लेकिन इस बार ये रकबा अभी तक 2,76,000 हेक्टेयर ही है। तिलहन की बुआई में भी अब तक काफी कमी हुई है। पिछले साल 6 नवंबर तक 31,76,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन बोया गया था, लेकिन इस साल बुआई अभी तक 37.31% की कमी के कारण 19,91,000 हेक्टेयर ही हो पाई है। दलहन की बुआई में भी 3.63% की कमी है। अभी तक कुल 28,65,000 हेक्टेयर रकबे पर दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये बुआई 29,73,000 हेक्टेयर में हुई थी। केवल मोटे अनाज का रकबा बढ़ा है, वो भी पूरे 54.20%। पिछले साल किसानों ने 6 नवंबर तक 29,73,000 हेक्टेयर में मोटा अनाज बोया था, जबकि बुआई अभी तक 32,52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। बुआई के आंकड़े बहुत शुरुआती हैं, जिनमें अभी काफी परिवर्तन होना है। देश की मंडियों में गेहूं के हाजिर भाव में पूरे हफ्ते में 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी दर्ज की गई है और इसके भाव 1,600 रुपए क्विंटल तक पहुंचे। वहीं अखबार नेट के अनुसार गेहूं लोकवान के भाव 1,400 से 2,125 रुपए क्विंटल रहे। 6 नवंबर को आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम मंडी में गेहूं के भाव 2,500 से 2,700 रुपए,
गुजरात की अमौद मंडी में 1500 से 1700 रुपए क्विंटल, हिम्मतनगर मंडी में 1500 से 1925 रुपए, झारखंड की गोड्डा मंडी में 1600 से 1800 रुपए और पाकड़ू मंडी में देसी गेहूं के भाव रहे 1461 से 1657 रुपए क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की सांवेर मंडी में गेहूं के भाव 1486 से 1700 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1540 से 1570 रुपए क्विंटल रहे। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश भारत में लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। ऐसी स्थिति में खेती की उन्नति के बिना देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। आजीविका का मुख्य स्रोत होने के बावजूद खेतों को पानी न मिलने से किसानों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कृषि क्षेत्र का करीब 78% भाग मॉनसून पर निर्भर है। यदि मॉनसून साथ ना दे तो फसलों को बचा पाना मुश्किल होता है। किसानों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाता है। किसानों को खाद, बीज व पानी के लिए ऋण तक लेना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को देखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाकर हर खेत को पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री की इस योजना से किसानों में खुशहाली आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक न तो भरपूर उत्पादन हो सकता है और न ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आइए जानते हैं क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसे कैसे सफल बनाने की तैयारी की जा रही है। कृषि योग्य अधिकांश भूभाग सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। हर खेत को पानी पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को हुई कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी प्रदान की।
इस योजना से न सिर्फ हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है। इस योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपए अगले 5 वित्तीय वर्षों 2015-16 से लेकर 2019-20 तक हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए खर्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए देश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का जिम्मा जिला और राज्य प्रशासन के पास रहेगा। लेकिन नीति आयोग इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। योजना के क्रियान्वयन में बजट आड़े नहीं आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही 5,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना को सफल बनाने के लिए अन्य योजनाओं को भी इससे जोड़ा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल भूमि का 2.5% हिस्सा भारत के पास है। भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि लगभग 185 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। खेती योग्य 144 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% में सिंचाई सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जब देश के हर खेत को पानी मिलेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इस योजना का दूसरा उद्देश्य है खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की क्षमता को बढ़ाना, जिससे पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। इसके लिए हर बूंद अधिक फसल का नारा देकर किसानों को हर बूंद पानी के सही उपयोग की सलाह दी गई है। सरकार की ओर से ड्रिप सिंचाई जैसी योजना भी संचालित की जा रही है। ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA के घटक के तौर पर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के तहत सरकार वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसी तरह की ढिलाई ना हो, इसके लिए इस योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाएगी। केंद्रीय स्तर पर निगरानी के अलावा राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति के द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समिति भी होगी। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे हर हाल में हर खेत को पानी मिल सके। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जब हर खेत को आसानी से पानी मिलने लगेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। इससे न केवल आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, बल्कि देश का विकास भी तेजी से होगा। आयात निर्भरता कम होगी और निर्यात बढ़ेगा। हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति की तरह सिंचाई क्रांति होगी तो पूरे विश्व में भारत शक्ति और समृद्धि का केंद्र बनेगा। तो आइए हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए बनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कामयाब बनाएं। हर बूंद अधिक फसल के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करें। देश को खुशहाल बनाएं। केंद्र सरकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में नहरों, तालाबों से खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के साथ ही
ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय को दी गई है। इसके तहत देश में सभी कृषि फॉर्म में संरक्षित सिंचाई की पहुंच को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन लिया जा सके। इस योजना में नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक कर कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परंपरागत जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जहां सिंचाई स्रोत उपलब्ध हैं अथवा निर्मित हैं, उनके वितरण नेटवर्क का विस्तार अथवा वृद्धि करना भी शामिल है। इस योजना में पानी के सुचारू परिवहन और खेती के उपकरणों जैसे भूमिगत पाइप प्रणाली, पीवोट, रेनगन और अन्य उपकरणों आदि को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। सरकार ने उपलब्ध पानी की मात्रा को फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई विधियों का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा है, जिससे उपलब्ध पानी की मात्रा से ही 30-40% अतिरिक्त खेतों की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में भूमिगत पानी की उपलब्धता है, वहां पर नलकूप लगाकर सिंचाई को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियां बनाई जाएंगी, जो इसके क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं निगरानी करेगी। एक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो हर जिले की सिंचाई कार्यान्वयन योजना बनाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर या अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।